नमस्कार, हरियाणा न्यूज के चुनाव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। हरियाणा का चुनाव है और हरियाणा न्यूज पर आप इस पूरे चुनाव के हर पल बदलते रंग देख रहे हैं। तमाम नेताओं ने किस तरीके से मेहनत की, टिकट पाने के लिए नामांकन हो चुका है और अब इंतजार है कि लोगों के बीच में जाकर पूरी ताकत से प्रचार में जुट जाएं। आज हमारा ये चुनावी स्टूडियो पहुंच चुका है सोनीपत में और सोनीपत में हम आपको एक बेहद खास परिवार से मिलवाने जा रहे हैं। अमूमन हमारे साथ इस शो में एक मेहमान होते हैं जिनसे हम बात करते हैं और तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ सोनीपत से दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। एक ही परिवार से आते हैं, राजीव जैन जी और कविता जैन जी। लंबे अरसे से बीजेपी में जुड़े रहे। राजीव जैन जी की बात करूं तो शुरुआत हरियाणा विकास पार्टी से, उसके बाद बीजेपी में आए। बीजेपी में आने के बाद बहुत से पदों पर काम किया, संगठन में काम किया। 2009 में कविता जैन जी को टिकट मिली। जब भारतीय जनता पार्टी के महज 4 विधायक थे तो उनमें से एक कविता जैन भी थी। 2014 में फिर से जीती, कैबिनेट मंत्री का पद उन्हें मिला। 2019 में चुनाव हार गई और अब जब ये 2024 का चुनाव आया तो राजीव जैन के परिवार से टिकट ना राजीव जैन को मिली ना कविता जैन को मिली, जिसकी वजह से ये बेहद निराश हैं। अब राजीव जैन जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और हमारे साथ दोनों ही मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत आप दोनों का मैं करना चाहूंगी। राजीव जैन जी इतने लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े रहे, अलग अलग पदों पर काम किया, संगठन में लगातार काम करते रहे, मनोहर लाल खट्टर साहब के बेहद नज़दीकी रहे। 2019 के चुनाव तक की भी अगर हम बात करें तो क्या ऐसा हुआ कि 2024 का जब ये विधानसभा का चुनाव आया तो आपकी अर्धांगिनी कविता जैन जी की टिकट कट गई? देखिए, ये हमारी जो है राजनीति समझ में नहीं आई कि पिछले 5 सालों से चुनाव हारने के बाद हम दिन रात जो है भारतीय जनता पार्टी के काम में जुटे हुए थे। चाहे पन्ना प्रमुख सम्मेलन करना हो, चाहे मंडलों की बैठकें करनी हो, चाहे बूथ कमेटियों का गठन करना हो, चाहे बूथ अध्यक्षों की बैठक करनी हो, और अभी हाल ही में और हर साल जो है भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा का आयोजन करती है, वो तिरंगा यात्राएं शहर के अंदर निकालनी हो। अभी हाल ही में जन आशीर्वाद रैली मुख्यमंत्री जी की हुई, उसका संयोजक बनाना हो। ये तमाम काम जो है पिछले 5 वर्षों में हमारे माध्यम से जो है कराए गए और दिन रात जो है हम पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए थे। हमने जो है यहाँ पर जब भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ, उसकी भव्य राम यात्रा निकालनी हो, हिंदू नववर्ष यात्रा निकालनी हो, वो सारे काम जो है भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हमने किए। और हमें जो है जिस दिन चुनाव टिकट की घोषणा हुई तब तक ये आभास नहीं था कि इस बार हमें टिकट नहीं मिलेगी। वजह उसकी यही है कि 1 तारीख को जन आशीर्वाद रैली सोनीपत में थी, बहुत ज़बरदस्त भीड़ जुटी और उस समय तक जो है ये कन्फर्म था कि कविता जैन को चुनाव लड़वाया जा रहा है। लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ कि जब लिस्ट आई तो उसमें से हमारा नाम जो है कविता का काट दिया गया। तो आपको कुछ पता नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई जानकारी अभी तक भी नहीं है? देखिए, हम जो है पूरी तरह से आश्वस्त थे क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक हुई उसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब और हारे हुए पूर्व मंत्रियों को टिकट दे रहे हैं तो कविता जैन को क्यों नहीं, क्योंकि वो जो है 2009 में भी जब पार्टी का कोई नाम लेवा हरियाणा में नहीं था, पार्टी की टिकट लेने को कोई तैयार नहीं था, तब जो है कविता जैन जीती थी, इसलिए उसको भी टिकट दो। हम पूरी तरह से आश्वस्त थे कि केंद्रीय चुनाव समिति में प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद टिकट ना मिले कोई सवाल ही नहीं उठता। तो कितना कठिन रहा होगा, क्योंकि आप देखिए जिसको टिकट दी है वो अभी ही बीजेपी में शामिल हुए, उस पर कितने सारे आरोप लगाए आप लोगों की सरकार जब थी। बहुत सारे वीडियोस हम देख रहे हैं, इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं। उन वीडियोस को देखने के बाद लोग भी सोच रहे हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी आपने जो कांग्रेस से अभी बीजेपी में शामिल होते हैं, तुरंत टिकट मिल जाती है, जो अपने संघर्ष के साथी हैं, बीजेपी ने उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया। देखिए, हमारी जो है इसमें सबसे बड़ी तकलीफ और शिकायत यही है कि हमारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ जो है पार्टी ने किया है। लोकसभा का चुनाव था, हमारे प्रत्याशी जो है मोहनलाल बड़ौली जी थे, 36,000 वोटों से जो है विधानसभा में जीते। हरियाणा प्रदेश में बहुत कम विधानसभाएं हैं जहां से इतने मार्जिन से लोकसभा चुनाव में जीते हैं। अगर हम 36,000 से हारे होते फिर पार्टी हमें कहती कि भाई आपके जो है पल्ले कुछ नहीं है, आप जो है हम दूसरा नेता लाकर जो है चुनाव लड़वाएंगे, हमें भी कोई शिकायत नहीं रहती। लेकिन 36,000 से जीतने के बाद बाहर से प्रत्याशी लाए
वो प्रत्याशी उस समय कांग्रेस के साथ खड़ा था, तब जो है उनको लाकर टिकट देना मैं समझता हूँ कि कोई जो है न्यायोचित नहीं है। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है और जो पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं उनकी भावनाओं के खिलाफ जो है ये पार्टी ने टिकट दी है। आज पूरे सोनीपत की जनता की भी अगर आप भावनाएं जानने का प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पर जनता की भावनाएं भी उनके खिलाफ मिलेगी। उसकी वजह है कि जब मेयर का चुनाव हुआ, ये मेयर पद के प्रत्याशी कांग्रेस के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। हमारे उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे और उन्होंने जो है पता नहीं इनके बारे में जो है क्या क्या संज्ञा दी थी। और मैं समझता हूँ वो सारी वीडियो आपने भी जिक्र किया है, वो सारी वीडियो जो है घर घर पहुँची हुई है। मैंने जो है हाईकमान को कहा कि आप लोगों का ज़मीर मानता होगा कि इनके लिए वोट मांगे, लेकिन मैं इनके लिए वोट नहीं मांग सकता। कविता जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। जब आपकी टिकट कटी, हमने देखा आपकी वीडियो, अब ऑब्वियसली बहुत ही भावुक पल होता है और विश्वास नहीं होता है, और आपको भी कुछ इसी तरीके से फील हो रहा था। मैं इस चुनावी स्टूडियो में जब बीजेपी नेताओं का इंटरव्यू कर रही थी, अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली साहब भी मेरे साथ बैठे थे। उनसे मैंने आपका जिक्र किया और उनसे पूछा कि आप कविता जैन जी के घर जाने वाले थे, आपने मना लिया? उन्होंने बोला हाँ, मान गए हैं, कविता जी पूरे तरीके से बीजेपी के साथ हैं और कोई नाराज़गी नहीं है। तो आपसे मिले थे मोहनलाल बड़ौली साहब, क्या बातचीत हुई थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से 1 तारीख को हमारी जन आशीर्वाद रैली थी और उससे पहले 3 दिन लगातार हमने रैली करने से पूर्व हमारे जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यालय हो, हमारे प्रभारी पुनिया जी हों, और संगठन के अंदर भी हमने अध्यक्ष के कार्यालय में भी अध्यक्ष जी से भी बात करके प्रयास किया कि हमें बता दीजिए कि हमने ये रैली को कंटिन्यू करना है या नहीं करना, क्योंकि इन्होंने हम 4 दिन पहले 1 तारीख की जो रैली दी गई थी, हमें एक मैसेज आया कि एक रोड शो होने जा रहा है सीएम का सोनीपत के अंदर, जिसका संयोजक निखिल मदान होगा। तो उस दिन हमें थोड़ा सा झटका लगा कि एक रैली दी हुई है, तो 3 दिन पहले अगर रोड शो होगा तो रैली का कोई औचित्य नहीं है। तो उन्होंने इमीडिएट उस रोड शो को कैंसिल किया और रैली को कंटिन्यू रखा। इट मीन्स इन्होंने उस चीज़ को हवा दी कि जो फैसला केंद्रीय चुनाव समिति ने लिया है, और कहीं ना कहीं क्योंकि ये बातें हम तो चुनाव समिति में नहीं थे, लेकिन जो खबरें मीडिया में चली या जिस तरह से जो नेता वहाँ पर थे, क्योंकि हमने उनके साथ काम किया हुआ है, चाहे हमारे रामविलास जी हो, धनखड़ जी हो, अनिल विज जी हो, सुधा जी हो, कि लंबे समय तक तो उन सब ने हमें एक तरह से बधाई दी कि हम अड़े रहे और आपकी टिकट फाइनल, आपका जो नाम है फाइनल लिस्ट में है। तो ये सब चीज़ें क्या थी कि इस बात को हवा दे रही थी कि आपकी टिकट तकरीबन फाइनल है। उसके बाद 2 तारीख को हम श्योर हो गए, रैली भी हो गई, अच्छी हो गई। 3 तारीख की सुबह कुछ सुगबुगाहट सी हुई कि शायद कुछ परिवर्तन हो सकता है, और जो दुख का क्षण ये था कि 3 तारीख को मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमने अपने कर्म की राजनीति की है कि हमने कर्म कभी निष्फल नहीं जाता, और ये हमने 2009 के चुनाव में देखा कि जो लंबा संघर्ष जैन साहब ने किया हुआ था सोनीपत की जनता का, सोनीपत की जनता ने उस कर्म के बदले हमें जीत के बदले आशीर्वाद भी दिया। तो मैं आज तक बीजेपी का जो नया कार्यालय है, मैंने कभी, आप इमेजिन करोगे, हम कभी भी नहीं गए, क्योंकि हम अपने कर्म की राजनीति करते हैं, सेवा की राजनीति। तो उस दिन मतलब पहली बार कि चलो हम प्रयास करते हैं, एक बार हमारे प्रधान जी, क्योंकि मैंने अब जो आप बात कर रहे हो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, तो हमने प्रदेश अध्यक्ष जी से मैंने फ़ोन किया कि क्योंकि हमारे हल्के के हैं, हमारे बगल में रहते हैं, तो हम भाई बुलाती हूँ कि भाई कुछ सुनने में आ रहा है, कह रहे हैं हाँ बहन जी दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा आपने फिर कुछ नहीं कहा कि मेरे बस की नहीं है, आप हमारे प्रधान जी प्रभारी हैं, आप उनसे संपर्क करो। तो लगातार हम किसी तरह से हिम्मत करके, चलो मैंने जैन साहब को कन्विंस किया कि नहीं दिल्ली चलते हैं। पहले हम लगातार उनके पीए से संपर्क में रहे, उनके घर के बाहर खड़े रहे रातों को कई घंटे तक, उनके रेजिडेंस पर हमने कॉल किया, उनके कैंप ऑफिस में कॉल किया, तो कोई मीटिंग में है। तो कई घंटे बात करने के बाद भी आखिर में रात को 11:15 या 11:15 बज चुके थे। मैंने लास्ट कॉल किया उनके पीए को कि आप मुझे स्थिति बता दीजिए, नहीं मिल सकते तो कोई बात नहीं, आप 5 मिनट एक बार फ़ोन पे ही बात करा दीजिए, कोई बात नहीं, नहीं है तो समय। और एक कैबिनेट मंत्री मेरा रहा दर्जा, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष रही हूँ,
लेकिन दरवाजे खोलना तो बहुत दूर की बात है, मतलब पानी तो बहुत दूर की बात है, दरवाजे भी नहीं खोले गए। ये आप चुनाव प्रभारी से मुलाकात के लिए धर्मेंद्र प्रधान तो उनका फिर मैसेज लास्ट में उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहें मैडम, आप जाइए, सर से बात तो नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहें। हम फिर भी बेफिक्र होकर आ गए घर पर। और फिर 9 तारीख को 9 बजे के करीब हम लोग बैठे हुए थे और अचानक टिकट डिक्लेयर हो जाती है। आप इमेजिन करोगे, जो भावुक होने की बात थी वो उसका कारण ये था कि इमीडिएट 9 बजे से लेकर ओवरनाइट रात के, क्योंकि मैं 1:45 बजे तो मैं लेटी थी और मैं सुबह 5 बजे उठी तो जैन साहब बेड पर नहीं थे। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं तो 3 बजे लेटा था और मैं 4 बजे उठ भी गया। मैंने कहा क्यों, आप क्या हुआ? कह रहे कि जब 3 बजे मैं आया दिल्ली तब भी बाहर, घर के बाहर लोग थे, और जब नेक्स्ट डे कार्यालय पर जो वो भावुक क्षण जो था वो यही था कि बिना सूचना के जो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे और सबने एक बात कही कि आपके साथ अन्याय हुआ है, अनर्थ हुआ है। और न केवल ये सीन कि मैंने आपको कुछ डेज की बात बताई, हारने के बाद भी पूरे 5 साल हम एक दिन भी घर पर नहीं बैठे। संगठन के लिए जैन साहब ने अलग काम किया और मैंने अलग काम किया, और उसके साथ साथ संगठन का कोई भी काम हुआ, सोनीपत विधानसभा क्षेत्र का हो, प्रदेश उपाध्यक्ष थी मैं, उस नाते पूरे हरियाणा में भी जो भी ड्यूटी लगाई गई उसके लिए भी हमने काम किया। कोई भी चुनाव आता था ड्यूरिंग दैट पीरियड या उससे पहले भी, चाहे वो स्टेट के अंदर हो चाहे आउटर स्टेट हो, उसमें भी पार्टी ने हमारी जिम्मेवारी लगाई और हमने बिना कुछ देखे समझे परिवार के हमने वो भी निभाई। ऑन द अदर हैंड कि कहीं ना कहीं जिस जनता ने 2 बार हमें चुनने का काम किया, हमें अपना आशीर्वाद दिया, तो 2019 का चुनाव हम हारे तो ये भी था कि हम जनता के बीच में रहने, हमारी क्या कमी रही उसको भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो हम जनता के बीच में भी लगातार रहे। क्योंकि जिस तरीके से हमने टिकट कटने की बात हुई, राजीव जैन साहब, हम लगातार तमाम बीजेपी के नेताओं से मैंने भी चर्चा की, उन्होंने कहा कि टिकट कटने के बाद भी हम गए, हम मिले कविता जैन जी से, आपसे मुलाकात हुई, समझाया, धनखड़ साहब हों उनसे भी मुलाकात हुई तो उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी है कि बार बार टिकट मिलती है तो निराश नहीं होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। किस किस से बात हुई टिकट कटने के बाद, मैं चाहूँगी आप बताइए। टिकट कटने के बाद जो है मोहनलाल बड़ोली जी हमारे घर पे आए थे, उनसे भी चर्चा हुई, और फिर उसके बाद जो है धर्मेंद्र प्रधान जी ने हमें दिल्ली बुलाया था, विप्लव देव जी भी थे, मनोहर लाल जी भी थे। मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि हमें शिकायत केवल कार्यकर्ता को टिकट मिलने से ना मिलने से है। आप किसी भी कार्यकर्ता को जो वो इस विधानसभा में काम कर रहे हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, हमारे ललित बत्रा हैं, हमारे तरुण देवीदास हैं, हमारे जो है उनके दादा 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, और उसके साथ जो है योगेश पाल अरोड़ा है, पूर्व मंत्री अनिल ठक्कर है, इनमें से किसी को भी टिकट दे दो, हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे और जो है मदद करेंगे, और हमारी शिकायत कोई नहीं रहेगी पार्टी से। लेकिन पार्टी हाईकमान ने सारी बातों को दरकिनार कर दिया और हमारी इस बारे में सुनी नहीं है। क्यों, क्या मनोहर लाल खट्टर साहब के तो बहुत नजदीक आप रहे हैं जैन साहब। देखिए, मैं तो सभी के नज़दीक रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने जो है मीटिंग में स्वयं कहा कि राजीव जैन जी के साथ हमने जो है हरियाणा में काम किया है, तो मेरी नज़दीकियाँ तो सबसे रही है। अब ये तो इस बात का जवाब तो वो दे सकते हैं कि हमारे से नाराजगी का क्या कारण था, हमारे काम में क्या कमी थी, वो जवाब तो इस बात का देंगे। और धनखड़ जी का टिकट कटता तो उनको भी मालूम होता नाराज होते कि नहीं होते। तो कह रहे थे, खुलेआम नसीहत दे रहे थे कि भाई ठीक है, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि टिकट कट गया तो नाराज हो जाए, नहीं होना चाहिए, पार्टी के लिए काम करना चाहिए। तो ये तो जो है मैं आप कुछ बोलेंगी क्योंकि आपके तो कैबिनेट में साथ ही रहे हैं। जी देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि वो अंधेरे में रखना, एंड समय तक काम करना। आप इतना बड़ा मीडिया हाउस चलाते हैं, कोई भी जब चुनाव से पूर्व जो रैली होती है इमीडिएट, तो वो संयोजक अगर किसी को स्पेशल बनाया जाता है, और हलकों में भी रैलियां हुई तो संयोजक पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर करी, सभी नेताओं ने, लेकिन सोनीपत की रैली खाली अकेले हमें दी गई। तो एक ये पॉइंट है। दूसरा चीज़, ये 3 महीने पहले पार्टी को ज्वाइन कराया गया तो संगठन का कोई भी कार्य इनसे नहीं कराया गया। सो जो निराशा का कारण है, और एक सवाल भी है पार्टी के लोगों से, नेतृत्व से, कि कंपैरिजन क्या रहा, आधार क्या रहा, किस ग्राउंड पर उस बंदे को टिकट दी गई। ना उसने संगठन के लिए काम किया और ना लोकसभा चुनाव में जो जीत हासिल हुई, क्योंकि 36,000 से हारने के बाद आखिरी समय तक लोकसभा की जीत तक हमने इसे 36,000 में कन्वर्ट किया।
36,000 की हार के बाद अगले साल ही जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के डायरेक्ट इलेक्शन हुए, हमने 11 पार्षद हमारी पार्टी के जीत कर आए। तो अगर नेगेटिविटी होती हमारे खिलाफ तो जनता को भी कहीं ना कहीं अंदाजा था कि हमने गलत किया। शीर्ष नेतृत्व ने ये कहा कि आपके खिलाफ नेगेटिविटी कोई ग्राउंड पे है या एंटी इनकम्बेंसी आपको लेकर है खास तौर पे? देखिए, शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और कुछ भी क्लियर नहीं किया। और सबसे बड़ी बात अगेन वही आ जाती है, जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के अंदर ये चीज़ सब क्लियर की जाती है कि वहाँ पर कविता जैन को चुनाव लड़वाया जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि हमारा परिवार, चाहे जैन साहब हो चाहे मैं हूँ, तो हमारी तरफ से ऐसी भी, क्योंकि हमने जो हमारे संगठन महामंत्री होते हैं या प्रभारी होते हैं उनको भी ये क्लियर किया हुआ था कि आपकी मर्जी है, हम अड़े नहीं हुए कि टिकट मुझे ही मिलनी चाहिए, कि आप जिसको मर्जी टिकट देना चाहें, जैन साहब को देना चाहें आप जैन साहब को दे सकते हैं, मुझे देना चाहें मुझे दे सकते हैं, ये पार्टी को तय करना है। और किसी और बीजेपी के नेता को देना चाहें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा कि बीजेपी का कोई पुराना लीडर है, ये तो मैं पहले की बात बता रही हूँ। टिकट कटने के बाद हमने ये कहा कि आप किसी को भी दे देते हैं, उससे पहले तो ऑब्वियस है, बट हम अपने लिए ही बात करेंगे। कोई भी काम कर रहा है तो वो अपने लिए बात करेगा, लेकिन उसके बाद हमें ये ग्राउंड नहीं समझ में आया कि किस ग्राउंड के आधार पर उस बंदे को टिकट दी गई। और दूसरा, एक और सबसे बड़ी अहम बात यह, 3.5 साल तक बीजेपी में आने से पहले वो कांग्रेस का मेयर था, यानी कि सोनीपत का मेयर भी कांग्रेस थी, सोनीपत का विधायक भी कांग्रेस थी, लेकिन उन्होंने सोनीपत की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। तो वह जादू की छड़ी घुमा के काम करेगा, तो वो जो वोट मांगी जाएगी, आज भी जो सोनीपत के अंदर जो काम हम लोगों ने अपने मंत्री रहते कार्यकाल में किए, जब से सोनीपत अलग जिला रोहतक से बना, आप कंपैरिजन करके देख लीजिए, आप ग्राउंड में फील्ड पर जितना काम हमने उन 5 सालों के दौरान किया, पूरे 40 साल के अंदर कभी देख भी रहा है। हमारी जो ये चुनावी स्टूडियो बस वाली स्टूडियो है, ये चल रही है तो कितने गड्ढे हैं और पूरी बस पूरी ये हिल रही है, सड़कों पे चलना भी दूभर है। देखिए, 5 साल के दौरान हालांकि चाहे हमारी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन मैंने कहा कि जैसे मेयर और हमारे जो विधायक है वो दोनों कांग्रेसी थे, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम सोनीपत को पेरिस बना देंगे, झूठे वादे सच्चे करके उन्होंने लोगों से वोट देने का काम किया। और जो ये मेयर प्रत्याशी हैं, और चुनाव से पहले, जब मेयर बनने से पहले तो इसकी सीवर साफ करने की वैन भी पर्सनल चला रहा था, फूड वैन भी चला रहा था, पता नहीं क्या क्या काम कर रहा था। और जैसे ही मेयर बना, ये पूरी तरह से बंद हो गया, और किसी भी तरह से इन लोगों ने, दोनों ने पैरवी नहीं की। और एक वो जेल में बैठा, एक जेल जाने की तैयारी में। अगर ये मैं नहीं कह रही, ये तो क्योंकि चर्चाएं तो ये भी हैं जैन साहब के ईडी के डर से निखिल मदान ने बीजेपी ज्वाइन की है। देखिए, ईडी के नोटिस जो है इनके परिवार के लोगों के खिलाफ है, इनके खिलाफ भी है, और इनका एक परिवार के सदस्य जो है जेल में भी रह के आए हैं। और सबसे बड़ी बात, चाचा शायद कुछ चाचा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जहां आपने बात की भी पार्टी को लगा नाराजगी है, अभी 8 सितंबर को जो है कार्यकर्ताओं की बैठक जो है, टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, और हमें इतनी बड़ी रैली के लिए जो है साधन लगाने पड़े, बसेज लगानी पड़ी, गाड़ियां लगानी पड़ी, लेकिन जो कार्यकर्ताओं की सभा हुई, मैं समझता हूं कि वो हमारी रैली के बराबर जो हुई। अच्छा, और उसमें जो है कोई हमें साधन नहीं देना पड़ा। इतना जबरदस्त जो है रोष जो है हमारी टिकट कटने को लेकर था। अगर हमारे से नाराजगी होती तो आज एक भी आदमी हमारे साथ ना खड़ा होता। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, रामविलास शर्मा जी, उनका भी टिकट कट गया, लास्ट मिनट तक उस इंतजार में वो बैठे रहे। हालांकि खुद जाकर नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया, बाद में भले ही उसको वापस ले लिया हो, लेकिन बार बार रामविलास शर्मा जी से जब भी मैंने इंटरव्यू में बात की तो उन्होंने यही कहा कि हमने ये पेड़ लगाया, आज जब इसकी छांव में बैठने का टाइम आया तो हमें ही पार्टी से इस तरीके से दरकिनार कर रहे हैं, ऐसे हाल कर रहे हैं। आपको लग रहा है अनदेखी बड़े नेताओं की, और ख़ास तौर पे उन नेताओं की हो रही है जिन्होंने ग्राउंड पर उस समय मेहनत की जब कोई झंडा उठाने वाला नहीं था पार्टी का? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अनदेखी हुई है, और उसका जो है आपको सारा जो है दिखाई भी दे रहा है। पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में इतनी बड़ी बगावत जो है मैं समझता हूँ कि कभी नहीं हुई। मैं भी 38 साल से जो है सार्वजनिक जीवन में हूँ, राजनीति में हूँ, इतनी बड़ी बगावत मैंने कभी देखी नहीं। और उसका कारण यही है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके
जो बाहर से लाकर केवल सत्ता के लिए जो है कि भाई सत्ता आ जाएगी, इस तरह से जो है बाहर से लाकर टिकटें दी जा रही है, उसके खिलाफ जो है बहुत ज़बरदस्त और कार्यकर्ता जो दरी बिछाने वाला है, स्टेज लगाने वाला है, झंडा उठाने वाला है, वो कार्यकर्ता निराश होकर अपने घर बैठ क्योंकि जाएगा। बहुत से जेजेपी से आए उनको तुरंत टिकट दे दी, कांग्रेस से कुछ आए उनको तुरंत टिकट बिल्कुल, दे मैं दी। आपको यही कह रहा हूँ कि भी जेजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबसे ला कर जो है टिकटें दिए जा रहे हैं, फिर कार्यकर्ता कहाँ जाएगा, कार्यकर्ता क्यों काम करेगा। अच्छा ये बताइए, आपने चुनाव लड़ने का जब फैसला निर्दलीय के तौर पे किया तो आप ही ने क्यों ये फैसला किया कि आप लड़ेंगे, कविता जैन जी नहीं? तो देखिए, मतलब इसको लेके दोनों में कोई इस बातचीत या ये नहीं, फैसला नहीं। कैसे? देखिए, बातचीत नहीं, मैं पहले भी जो है सोनीपत से निर्दलीय चुनाव लड़ चुका हूँ और मैं उस समय जो है कांग्रेस की आंधी में जो है मैं दूसरे नंबर पर रहा था, मात्र जो है 3000 वोट से उस समय चुनाव हारा था। तो इसलिए जो है कार्यकर्ताओं की भी भावना यही थी कि निर्दलीय लड़ना है तो आप ही चुनाव लड़ें। अच्छा, तो मतलब निर्दलीय तो आप ही, कविता जैन जी नहीं। बीजेपी से कोई प्रेशर आया क्या कि वापस ले लीजिए पर्चा, पार्टी का साथ देखो, दीजिए? निश्चित तौर पर आता ही है, क्योंकि मेरे खड़े होने से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी होगा, तो प्रेशर तो आता ही है। आपको किसका फोन आया? देखिए, फोन जो है मैं उसका खुलासा सबके सामने नहीं कर सकता, फोन आ ही रहे हैं लगातार। अच्छा, अभी तक भी आ रहे हैं? आपको भी संपर्क किया क्या? जैन साहब को समझाइए मत लड़िए निर्दलीय चुनाव। देखिए, अभी कुछ अधिकारी जैसे घर पर आए हैं, संपर्क किया है, लेकिन अभी मैं समझती हूँ कि जो भी फैसला जैन साहब लेंगे, क्योंकि मेरे परिवार के भी मुखिया यही हैं और कुदरती 8 तारीख को जिस समय हमने कार्यकर्ता एक सम्मेलन हुआ, तो जो तिथि होती है उस दिन मेरी मम्मी भी आई हुई थी और रोहतक से मैं बिलोंग करती हूँ। और जैसे रामविलास जी का जिक्र यहाँ पर आया तो मैं बताना चाहती हूँ कि जितनी रामविलास जी की राजनीति की जर्नी है, अगर मैं कहूँ कि बचपन से उतनी जर्नी मेरी भी है, क्योंकि मेरे पिताजी ने रामविलास जी के साथ, या मैं कहूँ कमला वर्मा जी जो पहली अध्यक्षा थी भारतीय जनता पार्टी की, उनकी टीम में मेरे पिताजी ने भी काम किया हुआ है और अनेक पदों पे जिले के रहे हैं। तो मैंने भी अपने घर से बचपन से कि जो वो कार्यकर्ता होते हैं ना, जो तन मन धन सब कुछ समर्पित वाले कार्यकर्ता, तो मैंने अपने घर से देखे हैं। तो एक लंबा सफ़र, तो एक कहीं ना कहीं एक अंदर से खून के आंसू रोना, दिल से रोना कि जिस सींचने का काम किया जिस पेड़ को, और जब वो खनी छाँव बन गया तो किस तरह से दरकिनार एक दिक्कत रही। तो जो फैसला लेंगे तो उस शर्मा जी तक के आंसू आ गए। आप देखिए कार्यकर्ताओं के साथ थी तो वो हम उस दिन मेरे पिताजी ने, मेरे भाई ने, मतलब जैन साहब का तिलक किया था, हमारा सगाई हुई थी उस दिन पंचमी वाले दिन। और रामविलास जी ने जब हमारी शादी हुई तो यही कहा था कि हरियाणा विकास पार्टी और भाजपा का असली गठबंधन तो आज हुआ है कि, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम एक जो भी जैन साहब फैसला लेंगे, क्योंकि उनके साथ गठबंधन के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ और हम उस फैसले के साथ रहेंगे। और आज सबसे बड़ी बात है कि जो जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो कार्यकर्ता जिन्होंने हमारे समर्पण भाव के साथ काम किया है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और सोनीपत विधानसभा का जो, क्योंकि डिजिटल भाजपा हमने बनाने का फैसला जो लिया था, तो उसमें हमारे सभी चाहे बूथ अध्यक्ष है 5 दिन पहले ही, 1 तारीख की रैली से पहले ही 224 के बूथ अध्यक्ष जैन साहब जाकर सभी को बोर्ड दे के झंडे लगाकर खोल कर आए खुद। सो इन्होंने काम करा के जो दगा दी है वो दूसरे की झोली में डालने का काम किया है। तो जो आज जो एक टीस है वो इस चीज़ की है। तो मैं समझती हूँ कि जो भी फैसला होगा है, लिया है हमने, वो एक जनहित की भावनाओं को देखकर, हमारे कार्यकर्ताओं की भावना को देखकर, और सोनीपत का विकास भी मैं समझती हूँ कि जो विज़न, क्योंकि 28 साल मुझे सोनीपत में आए हुए हो गए हैं, उससे पहले से जैन साहब सोनीपत की सेवा कर रहे हैं। और आज वो स्थिति है कि सोनीपत की गली गली के अंदर कहाँ पर क्या दिक्कत है, कैसे समाधान हो सकता है, सोनीपत का विज़न, सोनीपत कैसे आगे जा सकता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, डेवलपमेंट का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो। कहते हैं ना रग रग से वाकिफ, तो जैन साहब आप कह रहे हैं रग रग से वाकिफ हैं, हर चीज़ को जानते हैं। वो आगे सही मायनों में लेकर जा सकता है उस विज़न को, और उससे भी बढ़कर, क्योंकि थिंक टैंक जो कहते हैं जिसको, तो जो बंसीलाल जैसे मुख्यमंत्री, जिसको आज विकास पुरुष की संज्ञा दी जाती है, उनके मीडिया सलाहकार, उनके सलाहकार थे,
तो हरियाणा के अंदर बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो जिनके पीछे की बैकग्राउंड हमारी है। इसी तरह से हम कैबिनेट मंत्री रहे तो उस दौरान भी जैसे स्वामित्व योजना है, लाल डोरा योजना है, या आंगनवाड़ी के अंदर प्ले स्कूल खोलना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है, आज ये जैसे पार्क, ओपन जिम्स, ये जैसे सीसीटीवी कैमरास लगाना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके पीछे जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं हमारा भी है उस थिंक टैंक के लेकिन अंदर। उस तमाम चीज़ों को लेके जैन साहब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अड़िग रहेंगे, मतलब चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो जाएंगे। देखिए, हमारी तो भावना बिल्कुल निश्चित तौर पर यही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की भावना भी यही है, सोनीपत की जनता की भावना भी यही है कि चुनाव लड़ना है। और हमारे जो है जो भी फैसला करेंगे कार्यकर्ताओं को के माध्यम से ही करेंगे। हम किसी नेता के कहने से मानने वाले नहीं हैं। कार्यकर्ता अगर कहेंगे तो हम हर चीज के लिए लेकिन तैयार हैं। कार्यकर्ता तो यही कह रहे हैं कि चुनाव हाँ, लड़िए, बिल्कुल लड़ ही नेता रहे हैं। भले ये कह रहे हैं कि भाई साहब रुक जाइए। नहीं, चुनाव लड़ ही रहे हैं हम तो। आज भी मेरे जो है अभी कार्यक्रम है यहाँ पर शहर के अंदर, और मैं आपने जो है चर्चा की गड्ढों की। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही जो है 25-25 करोड़ रुपए हर विधायक को दिए थे सड़कों की मरम्मत के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 करोड़ रुपए अभी जो है यहाँ सोनीपत के अभी बिना खर्च के हुए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास है। अधिकारियों का मुझे फोन आया कि आप ही प्रस्ताव बना के भेज दो। कहने का अभिप्राय है कि जनता ने जो प्रतिनिधि चुना था उसने जो है कोई प्रयास नहीं किए, उसके अंदर जागरूकता नहीं थी, नियत नहीं थी कि काम करवाने हैं, नहीं तो कोई भी गड्ढा नहीं तो रहना था। जितने भी विधायक होते हैं जैन साहब विपक्ष के, जब उनसे मैं सवाल पूछती हूँ कि भाई काम क्यों नहीं हुआ है, तो कहते हैं भाई हम तो विपक्ष के विधायक है, सरकार ना पैसे देखिए, देती है ना काम करने में सहयोग देखिए, देती मैं है। आपको कहना चाहूंगा कि ये पहली ऐसी सरकार थी जिसने विपक्ष के विधायकों को भी ग्रांट दी। कविता जो है कांग्रेस की सरकार में विपक्ष की विधायक 2009 थी, में। 1 रुपया भी नहीं। इवन जो है डिस्ट्रिक्ट प्लान की बैठकें भी नहीं होती थी कि भाई कहीं जो है विपक्ष के विधायक को भी जो है पैसा ना देना पड़ जाए। तो ये हाल था। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो विपक्ष के विधायक हैं उन्होंने जो है केवल सरकार को बदनाम करने के लिए उस पैसे को खर्च नहीं किया। खर्च नहीं किया, आप कह रहे हैं खड्डे भरे इसीलिए नहीं, पैसा आया लैप्स हो गया, लेकिन विधायक ने लगाए नहीं। अब विधायक ईडी ने उनको काबू कर रखा है, आए थे पर्चा भरने बड़ी मुश्किल से, हम देख रहे हैं इतना तामझाम ईडी का पूरा सिक्योरिटी के साथ यहाँ पहुँचे। जेल से चुनाव लड़वाने का कांग्रेस पार्टी का ये फैसला, दूसरी तरफ बीजेपी से आपके निखिल मदान साहब, आप निर्दलीय, किस तरीके की फाइट देख रहे हैं? जेजेपी के भी उम्मीदवार हैं, कुछ और निर्दलीय भी हैं, क्या लग रहा है कितना मुश्किल इस बार चुनावी मैदान में ये रहने वाला है? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो है बाजार में जाता है, कोई सामान खरीदता है तो उसको 4 बार उलट पलट के देखता है कि कहीं से गला हुआ तो नहीं है, सड़ा हुआ तो नहीं है, खाना तो नहीं है। और ये लोकतंत्र में जो है वोट ही बहुत कीमती है। इसलिए मैं जनता से केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो भी अपनी वोट का प्रयोग करते समय इस बात को देखें कि जो प्रत्याशी हैं उनमें से कौन जो है सबसे अच्छा है। हो सकता है कुछ कमियां हमारे में भी हो, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि इन अगर कैंडिडेट्स की तुलना की जाएगी तो निश्चित तौर पर जो है मतदाता ये सोचने का मजबूर होगा कि हमारी वोट का असली हकदार जो है राजीव जैन है। ये कांग्रेस बार बार कह रही है कांग्रेस की आंधी है, कांग्रेस की आंधी है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ। वो हवा आंधी सोनीपत में कहीं दिख रही है आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस तो जो है हमेशा कहती रहती है, कांग्रेस को इतने साल जो है सत्ता से बाहर हो गए। अभी लोकसभा चुनाव में भी ये कह रहे थे कि हमारी आंधी है और हम जो है सरकार बनाएंगे। 5 सीटें तो ले गए। कहाँ निकली 5 सीटें जो है वो भी मैं आपको कहना चाहूँगा, मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी टिकटों के वितरण में फिर गड़बड़ ना करती तो भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा सीटें जीतती। अच्छा, तो मतलब लोकसभा में भी गड़बड़ हुई? लोकसभा में भी गड़बड़ हुई है। मोहनलाल भड़ौरी साहब ने तो जब हारे तब मीडिया के सामने आके ये कह ही दिया था कि अपने लोगों ने ही कॉन्स्पिरेसी की और मुझे हराया, वरना मैं जीत जाता सोनीपत से। देखिए, जो है कॉन्स्पिरेसी की जिन लोगों ने, आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट देने का काम किया है। तो मतलब खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात तौर पर वो सब सारे जनता को पता है। और इसका हिसाब जो है, देखिए, जनता के पास जो है केवल मतदान के समय हिसाब करने का मौका मिलता है और जनता उसी समय हिसाब करती है। ये कहा जा रहा है बीजेपी कांग्रेस तीसरा कोई नहीं है। आपने भी सुना होगा, इस सिनेरियो में निर्दलीय चुनाव लड़ना देख रहे हैं, कुछ चैलेंजेस है, मुश्किल है, या लोग कैंडिडेट को देखेंगे कि भाई कैंडिडेट कौन है, छवि क्या है, काम क्या किया है और हमारे सुख दुख में कितना साथ रहा है?
देखिए, मैं जनता जनार्दन से यही अपील करना चाहती हूँ कि लोकतंत्र में उनका जो मत है वो एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। और निसंदेह आज चाहे वो भाजपा का कैंडिडेट हमारे बीच में है, चाहे वो कांग्रेस का है, और साथ में निर्दलीय उम्मीदवार भी है जैन साहब के रूप में, तो वो जनता उस बात को देखेगी और सुख दुख के सच्चे साथी उनके कौन रहे हैं। इन 5 सालों के साथ साथ पूरे 38 सालों का जो सुख दुख का साथी कंपेयर भी जनता करेगी। और फिर से यही देखते हुए आप एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन पूरे 5 सालों के अंदर विधायक दूसरी पार्टी का था, मेयर भी था, लेकिन जितनी भी हमारी समाज सेवी संस्थाएं या धार्मिक प्रोग्राम्स होते थे, आप मीडिया की कटिंग्स उठाकर देख लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं जो मुख्य अतिथि के रूप में जो निमंत्रण आमंत्रण था वो हम लोगों का ही होता था, मिलता था। लोग हमें ही पसंद करते थे, हमें ही बुलाते थे, क्योंकि हम लोग 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल रहते थे। तो मैं समझती हूँ इसका बेनिफिट भी हमें लोगों को मिलेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, आज जिस तरह से जो टिकटें कटने का काम हुआ है, कि जिसने भी संगठन का काम दिया गया, सपोज जैसे आप गन्नौर में देवेंद्र कादियान की मैं अगर बात करूं एक मिसाल के तौर पे सिर्फ, क्योंकि हरियाणा में ऐसी बहुत सारी सीट्स हैं जहां पर इस तरह का एक तरह से धमाका सा हुआ है, तो उसने भी जैसे संगठन में जो जिम्मेवारी लगी उस पर भी काम किया और साथ में जनता के सुख दुख में भी रहे। सो जब इस तरह, और उनको भी इस तरह का एश्योरेंस कहीं ना कहीं लग रहा था कि मुझे टिकट दी जाएगी, कि मुझे बहुत पसंद किया जा रहा है। तो जहाँ इस तरह की धोखा मिला है, एक मैं समझती हूँ कि जो जिस तरह का, मैं शब्द नहीं है मेरे पास, कि जिस तरह से लोगों के जमीर नहीं, मैं कहूँ कि जमीर ही नहीं रहा, जैसे जमीर ख़त्म हो गया है। कि लोग कहते हैं कि कुछ चीज़ें अनमोल होती हैं, कि यहाँ पर तो सेवा भी अनमोल हो गई, अनमोल से ज़ीरो हो गई, आपका समर्पण भी ज़ीरो हो गया, तो क्या चीज़ चला? तो वही क्या, धन बल और बाहुबल, कि जिसको हम फिजिकली जिसको कहते हैं कि कुछ चीज़ें अनमोल चीज़ें तो चली ही नहीं। तो ये चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ, एक जो वातावरण आज बना हुआ है, तो हरियाणा के अंदर कुछ निर्दलीय विधायक भी मैं समझती हूँ कि इस बार संख्या उनकी बढ़ेगी। हम देखते हैं विज साहब के साथ भी जो दरकिनार उन्हें किया गया, अभी नायब सिंह सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया तो वो कैबिनेट में शामिल ही नहीं हुए, गुस्से से बाहर चले गए, और उसके बाद तो उनकी टिकट को लेकर भी हालांकि लगातार खतरा बना रहा था। लोग ये कह रहे थे कि इस बार टिकट कट जाएगी, लेकिन उनको तो टिकट दे दी गई। और लेकिन कहीं ना कहीं बड़े जितने भी दिग्गज नेता हैं वो हाशिए पे हैं क्या बीजेपी में? देखिए, मैं समझती हूँ कि हमें ये भी पता है कि कोई भी कुर्सी है वो हमेशा नहीं रहती। जीवन एक परिवर्तन, जीवन का एक मूल मंत्र है, वो परिवर्तन होगा ही होगा। लेकिन वो परिवर्तन किस ग्राउंड पर होगा, किस आधार पर होगा? अगर परिवर्तन आपका जस्टिफाई करता है तो मैं समझती हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है, और हमें भी हर किसी को उस परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार भी रहना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि जब भी नेचुरल है कि हमारे जो दूसरे कार्यकर्ता है कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नो डाउट वो पार्टी जिसको हम कहते थे कि संगठन का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन वो कार्यकर्ता भी वही आगे बढ़े होगा जो किसी एक पर्टिकुलर बंदे की पसंद का होगा, बाकी सबको हाशिए पे रखा जाएगा। तो ये भी जस्टिस नहीं है। जैसा अब टिकटों को लेके बहुत सारी लॉबिंग होती है और टिकट बिना लॉबिंग के मिलती नहीं है, तो दिल्ली चक्कर कम लगाए थे क्या? मैं तो देखो जी, मैं अभी जो है हमने सोनीपत से ये हमारा छठा चुनाव है, कभी जो है हमें टिकट मांगने नहीं जाना पड़ा। उसकी वजह है कि हम 24 घंटे 365 दिन जो है जनता के बीच में रहते हैं, और जनता कहती है कि इनको ही टिकट मिले, और जनता हमेशा जो है आशीर्वाद भी देती है। अभी जो है सोनीपत की जनता ये जानती है कि रात को अगर जो है 12 बजे कोई समस्या होगी तो सबको फ़ोन करेंगे, सबके बारे में प्रचलित ये है कि फ़ोन नहीं उठाएंगे। मैं जो है फ़ोन भी उठाऊँगा, नहीं उठा पाया तो कॉल बैक भी करूँगा, रात को 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे भी बुलाएंगे तो मैं पहुँच जाऊँगा। मतलब ये सोनीपत की जनता जानती है। अभी भी जो है तो इतने सारे जो सर्वेज पार्टी की तरफ से कहा गया कि हमने करवाए, कुछ स्टेट लेवल पे हुए, कुछ केंद्रीय लेवल पर हुए, और कुछ अलग अलग प्राइवेट एजेंसीज को दिए, बहुत सारे सर्वेज हुए और उस सर्वे के आधार पर टिकट मिली। तो आपको लगता है कविता जैन, राजीव जैन सर्वे में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो सोनीपत से? सर्वे की रिपोर्ट अगर सार्वजनिक कर दें तो सारा खुलासा हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी टिकट हरियाणा के अंदर सर्वे के आधार पर दी हो। टिकट गलत बटी है, आपको लगता है? निश्चित तौर पे बटी है, निश्चित तौर पे।
कितनी टिकटें ओवरऑल आप 90 में से अभी मान हमने रहे तो हैं? काउंटिंग नहीं की, क्योंकि हाँ। हम तो अपने विधानसभा में ही लगे हुए हैं, अपने जिले में ही लगे हुए हैं। तो मतलब कठिन तो है आप डाइजेस्ट करना कि भाई ये क्या हो देखिए, गया। कठिन तो होता है जिस अपने हाथों से, अपने शरीर से, अपने जो है सारे साधन खर्च करके जिस चीज़ को खड़ा किया हो। आज हम एक मकान बनाते हैं, उस पर जो है पूरी ड्यूटी भी देते हैं, और फिर जो है उस मकान को किसी कारण से तोड़ना पड़े तो दर्द होता है। तो दर्द पौधे को सींचने वाली बात ही देखिए, है। दर्द तो आज हमें भी है। हमने तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी- राजीव, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ अभी बहुत से लोगों ने जो है पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। बिल्कुल। हमारे से सवाल भी किया गया, अभी आपने इस्तीफा तो नहीं दिया। मैंने कहा हम जो है पार्टी हाईकमान को ये देखना चाहते हैं कि भाई अगर हमारी लड़ाई जो है गलत है तो हमें निष्कासित कर दे पार्टी, तो वेट कर रहे हैं कि पार्टी निष्कासित करे। निश्चित तौर पर। और जैसे अब बात आई कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि मैंने उनको मना लिया है, तो मैं आपके माध्यम से उस भाई को कहना चाहती हूँ, भाई मैं आपके पास तो 2 मिनट से ज़्यादा बैठी भी नहीं। इसी स्टूडियो में कहा उन्होंने, यहीं बैठे थे मेरे साथ, कह रहे मना लिया रही हूँ कि वो मुझे बताएं कि वो मेरे पास 2 मिनट से ज़्यादा भी कब बैठे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे मतलब रेखा शर्मा जी जो हमारी वुमेन कमीशन की चेयरमैन रही हैं, वो और हमारी सुमित्रा चौहान जी उनकी, फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की वाइफ, वो मनाने के लिए आई, तो उनको मैंने खुलकर अपनी बातें रखी। तो रेखा शर्मा जी भी कि नहीं, इनके साथ अन्याय हुआ है और हम ये बात ऊपर तक रखेंगे, और कि आश्वासन देकर कि आप हौसला रखें कि ये बिल्कुल सही मायनों में आपके साथ अन्याय हुआ है। ऐसा भी होता है कि जब टिकट कट जाती है तो आश्वासन दूसरे तरीके से भी पार्टी देने की कोशिश करती है, कहते हैं ठीक है यहाँ पर तो चलिए ये हो गया हमसे, और कहीं और हम एडजस्ट करेंगे, या अच्छी जिम्मेदारी या अच्छा कोई पोजीशन देने का काम कहीं संगठन में करेंगे या अदरवाइज करेंगे। तो ऐसी कोई बातचीत हुई? नहीं, देखिए हमारा इस तरह से कोई भी बातचीत नहीं हुई है, बिल्कुल भी इस तरह से, क्योंकि हमने जनता के साथ ना कभी धोखा किया है, ना कभी धोखा करेंगे, और हमेशा जनता के लिए समर्पित रहे हैं और इस पार्टी के लिए, संगठन के लिए समर्पित रहे हैं। और हमने हर जो भी प्लेटफॉर्म जैसे जो भी आया अपनी केवल बात रखने की कोशिश की है, कि अपनी सिर्फ बात रखी है, ना कभी पार्टी से पहले मांगा। अपने कर्मों के हिसाब से ही जो फल परमात्मा ने देना था उस पर ही हम लोग कायम रहे। 2014 में नायब सिंह सैनी भी कैबिनेट का हिस्सा रहे, है ना? उनसे कोई बातचीत हुई? उन्होंने संपर्क साधने का प्रयास किया? उनका एक बार फ़ोन आया था, और जब जैसे मैंने कहा कि 2 तारीख के बाद मुझे थोड़ा सा अंदेशा हुआ, इवन 2 या 3 तारीख को, कि भाई वैसे भी कहते हैं महिलाओं की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती लग है। रहा था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो मैंने सीएम साहब को कॉल किया। तो हो सकता है कि उनके कई पर्सनल नंबर मेरे पर, मैं कभी ट्राई नहीं करती थी, कभी नहीं किया, तो नंबर पे उनको कॉल किया, तो उन्हें भी शायद नंबर सेव नहीं होगा मेरा उस पर्सनल नंबर में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि, मैंने कहा मैं बोल रही हूँ कि आप क्या चाहते हैं, कि भाई मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यही कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और एक आप सही डिसीज़न लगे और उसके अंदर हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो। तो उन्होंने तब भी यही कहा मुझे कि नहीं, हमने आपका ही सोचा है और आपके लिए अच्छा होगा। और उसके बाद टिकट कटने के बाद जब कार्यकर्ता हमारे पास आए और हम लोग कार्यालय में ही थे, तब उनका फ़ोन आया था मेरे पास। तो मुझे बड़ा अजीब सा उनकी जो टोन थी, एक बहुत अजीब सी लगी, मैं आपके घर आऊँगा और ये है। तो बस इतना ही उन्होंने मुझे कहा कि दीदी आप हौसला रखें, धैर्य रखें, पार्टी में, संगठन में बहुत कुछ है और मैं आपसे मिलने आऊँगा। लेकिन मेरे ख्याल से उन्हें कोई ज़रूरत नहीं लगी मिलने की, और सिर्फ इतना ही मैसेज उन्होंने देने का काम किया। उसके बाद कोई और बातचीत भी नहीं? और कोई बातचीत नहीं। उसके बाद रेखा शर्मा जी वगैरह उनके आए थे, तो उन्होंने बात रखी होगी ऊपर, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने तब एक मैसेज दे के, तो मैंने कहा आपके पास मिलने का कोई वर्थ नहीं है कि फिर बुलाएंगे, 4 घंटे तो बाहर दरवाजे के बाहर खड़े होकर आए हैं आपके। तो मतलब कुछ काम नहीं आया और ये मालूम भी नहीं हुआ कि ये सब हुआ क्यों। अब चुनाव में जा रहे हैं इस चेहरे पे मुस्कान लेकर, और मुस्कान आपकी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये ताकत क्योंकि बहुत मुश्किल से आप अपने साथ लेकर चल रही हैं, और मुझे पूरा आभास भी है उस चीज़ का। इस मुस्कान के साथ चुनाव में जा रही हैं, आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं। लेकिन कितना कठिन रहने वाला है कविता जैन जी, मैं ये आपसे एक बार समझना चाहूँगी, ग्राउंड पे जाकर जब लोगों का अभी तक क्या फीडबैक है कि गलत हुआ हम आपके साथ हैं, या कहीं कंपटीशन में वो कुछ और देख रहे हैं?
देखिए, मैं समझती हूँ कि कठिन तो हर चुनाव होता है। अगर हम पार्टी की टिकट से भी होते तो भी चुनाव क्या होता है कि कोई भी चुनाव एक तरह से युद्ध है। युद्ध में आप ये नहीं कह सकते कि कौन हारेगा या कौन जीतेगा। पिछले चुनाव के अंदर भी हम लोग श्योर थे कि हमने जनता के लिए इतना काम किया है, और तो परिस्थितियाँ कुछ इस तरह से बन जाती है कि हम लोग हार गए। तो इस हार जीत से हमें कोई डर नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि हमने छठा हमारा चुनाव है ये, हम केवल 2 चुनाव जीते हैं। और सबसे बड़ी ताकत हमारी ये है कि हम वो इंसान है जो हारने के बाद घर पर नहीं बैठते। हार को दिल पर ठीक है ठेस लगती है, लेकिन एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ हम पुनः मैदान के अंदर होते हैं जनता की सेवा में। जीत हो हार हो वो लोगों के ऊपर है। तीसरी बार क्या बीजेपी की सरकार जैन साहब बन पाएगी, लगता है आपको? देखिए, अभी तो जो है चुनाव शुरू हुआ है। चुनाव जो जो नजदीक आएगा तभी ये भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन कांग्रेस तो कितने समय से कह रही है आंधी आंधी, कांग्रेस की आंधी, पूर्ण बहुमत की सरकार, ये उनको तो क्या कहेंगे? वो एक किस्सा है कि एक व्यक्ति ने नाई की दुकान पर बैठते ही पूछा कि मेरे बाल कितने बड़े बड़े हैं। बोला, जजमान थोड़ी देर में तेरे सामने आ जाएंगे। तो 8 अक्टूबर को सबके सामने आ जाएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन जीत रहा है कौन नहीं। लेकिन आप आश्वस्त हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और बिल्कुल, जीत बिल्कुल, होगी हार होगी बिल्कुल, उसकी चिंता कोई ज्यादा चिंता नहीं कर रहे हैं। हम तो यही कहते हैं कि भी जनता, हमने काम किया है, हमने सेवा की है, हम 24 घंटे उपलब्ध रहे हैं, और हमने जो है हर दुख सुख में, शहर के बच्चे से अगर आप जाके पूछोगे तो वो यही कहेगा कि इनके साथ अनर्थ हुआ है। अब वो कितना वोट में तब्दील होती है वो तो वक्त बताएगा। तो लेकिन कॉन्फिडेंट है फिर भी कि कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। कॉन्फिडेंट है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जनता बहुत जो है, मतदाता बहुत सियाना होता है, और वो अभी तो चुनाव में मैं भी प्रचार करूंगा, वो भी प्रचार करेंगे, सभाएं सबकी होंगी, लेकिन वो 3 दिन पहले जब मतदाता सोचता है कि हमारा वोट कहाँ जाना चाहिए, तो फैसला जो है वो सही करता है। तो अभी भले ही कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन मतदाता बहुत ही समझदारी से अपने मत का प्रयोग करेगा। आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं। और कविता जी, एक सवाल आपसे रह गया, हालांकि अभी तो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन ये राजनीति आगे जारी रहेगी, एक्टिव पॉलिटिक्स में कविता जैन को हम देखेंगे? जी, निसंदेह, बिल्कुल, क्योंकि बहुत मुश्किल से महिलाओं को आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है, और जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, एक जैसे मैंने कहा कि एक मेरा सपना था कि मैं एक प्रोफेसर रीडर बनूं, और मैंने, आप इमेजिन करेंगे कि जब यूजीसी जेआरएफ शुरू हुआ तो मेरा भी सेकंड बैच था, और आई वाज द फर्स्ट वन हमारे बैच में जिसने यूजीसी जेआरएफ क्लियर किया था, और मेरा पैशन था कि मैं एक प्रोफेसर या रीडर बनूं। तो कहीं ना कहीं वो मेरा सपना बीच में रहा था, और फिर वो सब मुझे कहते थे कि चलो नहीं बने तो तुम लगाने वालों में बने हो, और आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। तो निसंदेह एक महिलाओं को इंस्पिरेशन मिलती है, और जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमने शुरू किया, और मेरा ये सौभाग्य रहा कि फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो मिले मुझे, चाहे वो स्वच्छता अभियान है, अपना चाहे टॉयलेट बनाना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, इसको लीड किया मैंने हरियाणा के अंदर, और हरियाणा के कोने कोने के अंदर मैंने अपनी पहचान बनाने का काम किया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज मैं गाड़ी के अंदर भी बैठी हूँ तो भी लोग है ना, अगर कहीं गाड़ी होल्ट होती है तो रेडी वाले, फड़ी वाले या कोई दूर से भी वो पहचान करते हैं, तो एक अच्छा लगता है। और महिलाओं के अंदर मैं ख़ास तौर से मैं समझती हूँ, उस समय ग्रामीण महिलाएं जब मैं जाती थी तो वो एक, उनके अंदर एक उत्साह था, और मेरा ये प्रयास रहता था कि मैं महिलाओं की उस मानसिकता को दूर करूं कि वो किसी से कम है। और मेरा ये भी प्रयास रहता था, मैंने इसमें बहुत काम किया कि जो समाज की मानसिकता को बदलने को लेकर, कि बेटियों का जो वेलकम करें। और आप देखेंगे आज हरियाणा से वो रूढ़िवादी परंपराएं जो केवल बेटों के जन्म पर ही होती थी, चाहे कुआं पूजन करना हो, थाली बजाना हो, लोहड़ी सेलिब्रेशन हो, बच्ची का जन्मदिन मनाना हो, यहाँ तक कि आज वो परंपराएं बिल्कुल एक तरह से धूमिल हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। और मुझे इसमें बात पर बहुत अपने आप पर गर्व भी महसूस। 2024 के चुनाव में भले ही जैन साहब के लिए वोट मांगेंगे, लेकिन 29 की तैयारी भी है आपकी? देखिए, इतना पल आगे, समय पल की खबर नहीं इंसान की, तो इतना आगे नहीं जाना चाहिए। तो ये है कि वर्तमान में आपका विज़न क्या है, वही यही है कि इतना लंबा जो हमने संघर्ष किया है, और वो सोनीपत की जनता के लिए किया है, सोनीपत के सुख दुख के साथ में किया है, तो निसंदेह आज वर्तमान में जा रहे हैं। टिकट कटने के बाद कांग्रेस पार्टी से कोई ऑफर कि भाई आ जाइए? नहीं, किसी भी तरीके से नहीं। कांग्रेस वाले तो ताक लगा के बैठे हैं, बीजेपी वाले जो भी नाराज हो उनको बुला लो। कांग्रेस वाले जो है, मुझे लगता है कि
संपर्क तभी करते हैं कि उनका तो तय था कि भी हमें चाहे जेल से लड़ाना पड़े लड़ाएंगे। अच्छा, अगर जेल वाला क्राइटेरिया नहीं होता तब वो सोचते कि चलिए कुछ और करेंगे। दूसरे के दिमाग में हम नहीं घुस सकते कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन अपना ये कोई बातचीत नहीं है, लेकिन बीजेपी से भी कोई पॉजिटिव बातचीत नहीं हुई है हमने ओवरऑल। अपनी बात रख दी, अपनी शिकायत रख दी, और मैं समझता हूँ कि हमारे सवालों का भाजपा हाईकमान के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं था और दे भी नहीं रहे हैं, अगर आप जवाब मांग भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे मैंने कहा, मैंने तो जन्म जब लिया तो बीजेपी देखी अपने घर में, और मेरी जो फर्स्ट ड्राइंग भी मैं पहले मुझे नहीं पता था कि दिया कमल हम क्यों बनाते हैं। जब मैं खुद एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर आई और जो उसकी डेप्थ पढ़ी कि पहले दिया का निशान होता था, कैसे कमल में कन्वर्ट हुआ और हमें स्पीचेस देनी पड़ती थी, तो मुझे लगा कि हाँ, इस वजह से हमारे हर अलमारी के पहले चौक से बत्तियों स्लेट्स पर ये दिया कमल, और मेरी ड्राइंग ही पहले जो हमने सीखी घर में बचपन में बनानी, वो दिया कमल सीखी थी। तो दूसरी पार्टी की तरफ मैं समझती हूँ कि मेरे अंदर से भाव ही नहीं निकलते कि मैं बीजेपी के अलावा अगर मैं सोचूं कि मैं कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाऊंगी या कुछ कहूंगी तो मैं कैसे बोलूंगी। मतलब मैं सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकती कि मुझे बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। सपने में भी नहीं सोच सकते, रग रग में भाजपा है और बचपन से ही वही देखा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। संघर्ष का समय है जैन साहब, लेकिन हमें उम्मीद करते हैं कि संघर्ष आपका लोग जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और इसका फल जरूर मिले। बहुत शुक्रिया कविता जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप सबका भी हमारे साथ इस चुनावी स्टूडियो में सवाल होने के लिए। तो राजीव जैन साहब और कविता जैन जी से ये पूरी बातचीत आपने हरियाणा न्यूज़ के इस चुनावी स्टूडियो से सुनी, जिसमें साफ तौर पे ये बताते हुए नजर आए कि कोई परेशानी नहीं है, नाराजगी बस इतनी सी ही है कि पार्टी ने टिकट क्यों काटा, उसको लेकर एक वैलिड रीजन तो देते, कोई समझाता तो सही, कोई बताता तो सही कि आखिर ये हुआ कैसे। बार बार आश्वस्त किया जा रहा था टिकट को लेकर, ग्राउंड पर इतनी पॉजिटिविटी है, कार्यकर्ता तमाम जो हैं वो तैयार हैं हमारे साथ टिकट कटने के बाद कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता जो लगातार ये कहते रहे कि हर एक कार्यकर्ता को हम पूरा मान सम्मान देते हैं, इतने बड़े दिग्गज नेताओं को, वो भी ऐसे नेताओं को जो उस समय से पार्टी के साथ जुड़े हैं जब पार्टी की स्थिति कुछ भी नहीं थी हरियाणा में, कम से कम उनको एक वैलिड आंसर, वैलिड रीजन तो देना चाहिए था और संतुष्ट तो करना चाहिए था। अपने लोगों को टिकट देते तो भी कोई नाराजगी नहीं थी, टिकट उस आदमी को दी, उस व्यक्ति को दी जिसको लेकर ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, नाराजगियां हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत सारे आरोप हैं घोटाले के, ईडी से इर्द गिर्द तमाम वो आरोप भी घूम रहे हैं और उसी की वजह से ये तमाम चीज़ें हुई। राजीव जैन साहब हालांकि पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि हम तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और निर्दलीय ही जाएंगे, किसी पार्टी में जाने का ना कोई विचार, ना कोई मन और ना ही कोई ऐसा कदम उठाने की हम सोच भी सकते हैं, क्योंकि पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए लगातार काम किया, उसी के साथ ही रहने का भी मन था। पार्टी ने हालांकि कुछ और फैसला किया, इसीलिए निर्दलीय चुनाव मैदान में जा रहे हैं। चुनाव में टक्कर कितनी होगी, कैसी होगी और क्या वाकई में सोनीपत के लोग, सोनीपत की जनता आशीर्वाद देती है जैन साहब के परिवार पर, ये 8 अक्टूबर को मालूम होगा। लेकिन हमारे इस चुनावी स्टूडियो से सोनीपत के सफर में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।